हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स पार्ट 2। हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 है फ्रेंड्स। इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं और ये इम्पॉर्टेंट है यूपीएसआई फ्रेंड्स, यूपी पुलिस और यूपी बीएड, यूपी फायरमैन, जेल वार्डन, यूपी बीएड के लिए फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। जो लोग पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर के पार्ट 1 देख कर आएँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। और ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, कनेक्ट है फ्रेंड्स। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो दूसरा वीडियो आपको देखने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरा थोड़ा समझ में कम आएगा तो लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना पढ़ना चाहिए। तो इसलिए पहले आप लोग पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर पार्ट सेकंड पर आइए। ये तो एक दूसरे से लिंक है, इसलिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप लोग के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा परिचय फ्रेंड्स। मेरा नाम है तरुण मिश्रा और ये आपका अपना चैनल है जीके गुरु। इसको आप लोग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए फ्रेंड्स। तो अभी हमने कल तक पढ़ा था फ्रेंड्स, विपरीत और समृद्ध तक पढ़ चुके थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ त का उच्चारण स्थान कहाँ पर है, त का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें अधिकतर क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। और मुझे भी ज़रूरत है आपको ध्यान से बताने की। तो आप लोग मुझे मोटिवेट रखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बताना है नासिक की व्यंजन। देखिए, जो नासिक की व्यंजन होता है अंग, अण, इया, अड़, न और म, ये जो 5 होते हैं नासिक व्यंजन, 6 होते हैं फ्रेंड्स नासिक व्यंजन। अंग, अण, न, अड़ और न, म, ये कहाँ से होते हैं फ्रेंड्स, कहाँ से निकलते हैं। ये आपको देखिए, ये नाक है, यही नाक से निकलते हैं नासिक के व्यंजन। ये हो गया आपका नासिक व्यंजन, क्लियर हो गया। दंतमूल या वर्ष, कहीं कहीं लिखा होता है दंतमूल को वर्ष लिख देते हैं, तो अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वर्ष किसे कहते हैं और दंतमूल किसे कहते हैं। कहीं कहीं दंतमूल लिखा होता है, कहीं कहीं वर्ष लिखा होता है। तो आप लोग इसे कन्फ्यूजन में न रहिए। दंतमूल या वर्ष होता है र, दंतमूल या वर्ष होता है र और ल। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दांत के ऊपरी हिस्से से होता है। ये देखिए, यहाँ जो जबड़ा होता है, जबड़े का ऊपरी हिस्सा मतलब नाक के हल्का सा नीचे से होता है, इसे दंतमूल कहते हैं। नेक्स्ट है दंत या दंत, तावर्ग और स्या होता है। दंतसा और तावर्ग होता है, ये दांत से उच्चारण होते हैं, इसमें दांत लड़ते हैं। दंतसा, देखिए आपके दांत और जीभ से टक्कर हुई, जैसे ता थ द ध न बोलेंगे आप, त थ द ध न, तावर्ग बोलेंगे तो उसमें आपके दांत और जीभ से आपके टक्कर होगा। फिर से देखिए, अब आपको देखना है दंत प्लस ओष्ठ, दंतौष्ठ इसे कहते हैं, दंतौष्ठ। तो दंतौष्ठ होता है फ्रेंड्स, क्या होता है दंतौष्ठ, आपको ये देखिए, दंत प्लस ओष्ठ यहाँ से होता है, मतलब आपके दांत और ओष्ठ दोनों एक में ही चिपक जाते हैं। उच्चारण था व, जो व होता है, आपको व बोलना है व, तो इसमें दांत और ओठ आपके दोनों एक में ही चिपक जाएंगे, तो ये होता है दंतोष्ठ। अब आपको बताना है ओष्ठ। अब देखिए, ओष्ठ जो आपका ओठ का ऊपरी और निचले वाला हिस्सा होता है, आपको बोलने पर मजबूर कर देंगे। वो दोनों आपस में चिपक कर ही बोलेंगे। आप चाहे इतना अलग होने की कोशिश करें, लेकिन आपको चिपकना ही पड़ेगा। ओष्ठ को है उ, देखिए आपको मुंह बनाना पड़ा, उ, जैसे आप लोग सेल्फी लेते नहीं ऐसे टाइप का, तो वो होता है उ। और पा वर्ग पूरा, प फ ब भ म, प फ ब भ म, ये होते हैं ओष्ठ। अब ओष्ठ प्लस कंठ, मतलब इसे बोलते हैं कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ में क्या होता है, औ अ, मतलब यहाँ से आवाज़ आएगी। कंठोष्ठ जो होता है वो आपका यहाँ से आएगा, ये यहाँ से होता है। कंठ और ओष्ठ दोनों मिलेंगे, 2 होते हैं। तो ओ होता है, औ होता है और आ होता है। कंठोष्ठ होता है ओ, औ और वा, औ होता है फ्रेंड्स। अब आपको बताना है मूर्धन्य। देखिए, मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य री होता है, यहाँ से जो मूर्धन्य होता है वो यहाँ से निकलता है, नाक के पिछले हिस्से से, तो मूर्धन्य होता है। री होता है ट वर्ग और
मूर्धा सा, मूर्ध सा होता है, मूर्धन्य सा। ये देखिए मिट गया आपका। हाँ, ये जो होता है नाक के पिछले हिस्से से निकलता है, री निकलता है, टा वर्ग और मूर्धन्य सा निकलता है फ्रेंड्स। अब तालु है, तालु तालव्य, तालु और तालव्य जो होता है वो ई होता है। तालु यहाँ पर है आपके, तालु कहाँ पर है, यहाँ पर। जीभ का पिछला हिस्सा होता है वो तालु बोलता है। ई चा वर्ग, ई और चा वर्ग, य और सा, तालव्य सा और चा वर्ग जो होता है आपको यहाँ से निकलता है फ्रेंड्स। ई बोलिए, फिर च छ ज झ, च छ ज झ। ये जो आपका दांत का तो जेब का जो पिछला अगला हिस्सा होता है वो देखिए थोड़ा सा आपका होता है, ई च छ ज झ इया। ये देखिए आपका थोड़ा सा जीभ का अगला हिस्सा उठता है, या फिर तालव्य सा। अब कंठ प्लस तालु, कंठ तालु जो होता है फ्रेंड्स, ये दो ही, एक यहाँ कंठ यहाँ पर है और तालु यहाँ पर है फ्रेंड्स। तो कंठ और तालु से क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये आय जो होता है वो कंठ और तालु से होता है। अब कंठ है, आपको कंठ यहाँ पर पड़ता है, ये जो आपको थोड़ा सा टुड्डी निकला होता नहीं है आपके गले में, वही होता है कंठ। तो कंठ से होता है फ्रेंड्स अ आ अह, अ आ अह, का वर्ग प्लस हा, मतलब दोनों आ होते हैं, का वर्ग होते हैं प्लस हा होते हैं, ये होते हैं कंठ में फ्रेंड्स, कंठ में होते हैं। अब चलिए ये आपका एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देखते रहिए इसको। अब हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी विवृत समृत हो गया था स्वरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, होंठों के आधार पर। नेक्स्ट है स्वर का वर्गीकरण फ्रेंड्स है होठों के आधार पर। आवृतमुखी, जिसमें पहला है आवृतमुखी। आवृतमुखी स्वर जो होता है फ्रेंड्स, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ आवृतमुखी या गोलाकार नहीं होते, मतलब आवृतमुखी गोलाकार नहीं होते हैं, वृत्तमुखी होता है गोलाकार। वृत्त जो होता है वो गोला ही तो होता है, तो उसी से आप लोग याद रखिए आवृतमुखी, जिनके उच्चारण में जो होता है मुंह वो गोलाकार नहीं होता, जैसे आ ई आए, इसमें मुंह आपका दरवाज़ा ऐसा खुला रहता है लेकिन मुंह गोलाकार नहीं होता है। नेक्स्ट है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी है जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। अब वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी आप लोग वृत्त से याद रखिए, जिनके उच्चारण में मुंह गोला जैसे खुला होता है और मतलब एकदम गोला बना के आता है, वो होता है वृत्तमुखी, और जिसमें गोला बना के नहीं आता वो होता है अवृत्तमुखी। जैसे उ वो ओ आ, उ वो ओ आ, ये होता है वृत्तमुखी, ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है व्यंजन। अब स्वर का काम खत्म हुआ फ्रेंड्स, आ गया व्यंजन। व्यंजन देखिए आप, कॉन्सोनेंट। व्यंजन का डेफिनेशन होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का डेफिनेशन होता है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिलता है, मतलब जो आ होता है छोटा आ, ये फ्रेंड्स प्रत्येक स्वर के उच्चारण में, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में मिलेगा ही मिलेगा, ये कंपलसरी है, ये मिलेगा ही मिलेगा। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अब ये तो आप जानिए कितना महत्वपूर्ण है स्वर। इसमें छोटा आ के उच्चारण के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है, मतलब जो व्यंजन होते हैं मुख्य रूप से 33 ही होते हैं, 33, लेकिन इसमें प्लस क्या होते हैं, 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होते हैं। ड ढ जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। 2 द्विगुण व्यंजनों को जोड़ने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 35। नेक्स्ट है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हम फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के स्थान, किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकलें। फिर से पढ़िए एक बार। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हम अपने फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, मतलब अपने मुंह के किसी स्थान विशेष से, कंठ मतलब यहाँ कंठ से, तालु,
मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। जहाँ से निकले वहीं को हम कह देते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से निकलता है। जैसे इसमें क्या होता है, क वर्ग, जो क वर्ग होता है वो कंठ से होता है। च वर्ग तालव्य से निकलता है। ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत, थ वर्ग तथा प वर्ग ओष्ठ से होता है। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। अभी मैंने आपको यही बताया था। तो अभी आपको बताना है कि आरोही क्रम में फ्रेंड बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, जिसमें सबसे पहले आता है कंठ और सबसे अंत में कौन सा आता है, ओष्ठ आता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ फ्रेंड्स। उसमें चार्ट में ये है, ये देखिए, ये है चार्ट। ये चार्ट, ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि आपको बताना है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष कौन सा व्यंजन है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आता है। तो इसमें आप लोग देखिए, वर्ग, उच्चारण स्थान, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और सघोष महाप्राण नासिक के। तो आप लोग देखिए, कंठ, जो कंठ होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ का। इसमें है क जो है अघोष अल्प प्राण है। तो अघोष, आप अघोष और सघोष आप देखिए, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। ये आप लोग नियम देखिए, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा होता है क्या, अघोष होता है। पहला और दूसरा अघोष होता है, पहला दूसरा अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा होता है सघोष। ये आप लोग, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। पहला, दूसरा अघोष और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। अब नेक्स्ट है, अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण पर बात आती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण होता है फ्रेंड्स। पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण होता है। और दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। दूसरा चौथा महाप्राण होता है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर ये आपको याद है तो पूरा याद है आपको, ये समझ के चलिए। तो कंठ का पहला इसमें अघोष देखिए, अघोष है क ख अघोष है, ग घ सघोष है। जिसमें अंगा क्या है, नासिक के है, अंगा नासिक के है। तालव्य मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग होता है तालु। तो तालु का अघोष है च छ, तालु का अघोष है च छ, सघोष है ज झ और नासिक के है, नासिक के अल्प प्राण यहाँ है। मूर्धन्य क्या है, उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धन्य का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है, मूर्धा होता है मुंह के भीतर के छत का अगला भाग। जिसमें अघोष हैं, अघोष टठ, अघोष है टठ, ड ढ है सघोष और अड़ा है सघोष अल्प प्राण, नासिक के होता है। अब दंत आता है, दंत का उच्चारण स्थान होता है दांत, दंत का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत। जिसमें अघोष है तथा, अघोष तथा और दधा सघोष है, दधा सघोष, नासिक है न, नासिक क्या है न। ओष्ठ, अब पांचवा आता है ओष्ठ। तो ओष्ठ में क्या है, ओष्ठ का उच्चारण स्थान है ओंठ। जिसमें अघोष है प फ, अघोष है प फ, ब भा है सघोष और नासिक के है म, नासिक क्या है म। अब आप लोग याद रखिए, इसमें नोट दिया गया है। कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी में मानते हैं, मतलब जो च वर्ग है उसको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है नंबर दूसरा, नोट क्या है, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, ये वर्गीकरण में ही चलता है अभी। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। घोष का अर्थ क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन, मतलब बोलते समय कंपन जो पैदा हो उसे घोष कहते हैं। अघोष आप लोग ऐसे देख लिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में अभी आप लोगों ने उच्चारण किया होगा, इसमें कंपन ना हो, जिसमें कंपन ना हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष होता है। सघोष या घोष, जिन ध्वनियों के या सघोष लिखा हो या फिर घोष लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो सघोष कहलाता है। जैसे ये हर वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। और जो पांचवा होता है फ्रेंड्स, पांचवा क्या होता है? पांचवा नासिक के होता है। अगर आपसे पूछे नासिक की व्यंजन तो पांचवा होता है। नेक्स्ट है महाप्राण। अब आप लोग देखिए महाप्राण। महाप्राण क्या है फ्रेंड्स? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, वह हर वर्ग का दूसरा और चौथा हवा, मतलब जिसके बोलने में ज़्यादा टाइम लगे, या फिर क्या होता है हकार का वर्ग सुनाई दे, वो होता है महाप्राण। आप लोग क्या करिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों या व व्यंजनों के बीच स्थित हो। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य र ल व। अभी मैं आपको इसके सबके बारे में बताता हूँ। य र ल व होते हैं फ्रेंड्स। जो या होता है वो तालव्य, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। र होता है वर्ष, र और ल होते हैं वर्ष होते हैं। दंत मूल और मसूढ़ा, मतलब जो आपका मसूढ़ा होता है इनका उच्चारण स्थान वहीं से होता है। और जो व होता है फ्रेंड्स, व दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ दोनों के मिलने से व का उच्चारण होता है। प्लस निचला ओंठ होता है। ये सघोष अल्पप्राण होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण होते हैं। दंतोष्ठ जो होते हैं वो सघोष अल्पप्राण होते हैं। नेक्स्ट है नोट। नोट में क्या है? रुपये पैसे वाला नोट नहीं है। नोट है य और व होते हैं अर्धस्वर। या व अर्धस्वर होते हैं। ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। र जो होता है लुंठित व्यंजन होता है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, वो र कहलाता है। वो क्या होता है? स्पर्श लुंठित व्यंजन होता है। ल जो होता है पार्श्विक व्यंजन। ये दो बार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। तो लुंठित होता है र और पार्श्विक होता है ल। लुंठित होता है र और पार्श्विक होता है ल। आप लोग याद रखिए। ल पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तीसरा ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले, उसे ऊष्मा या गर्मी पैदा करे। जैसे ऊष्मा संघर्षी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी विशेष स्थान से घर्षण करे या फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है फ्रेंड्स वो पैदा करे, वो होता है क्या होता है? ऊष्म संघर्षी होता है। ये आप लोग ऊष्म संघर्षी व्यंजन देख लीजिए। ये जो तीनों सा होते हैं फ्रेंड और हा, ये ऊष्म संघर्षी होते हैं। जैसे तालव्य सा, जो तालव्य सा होता है उसका उच्चारण स्थान होता है तालु। तालव्य सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और वर्ष या दंत सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतमूल मसूढ़ा। हा क्या होता है? स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र। हा जो होता है स्वर यंत्रीय होता है, स्वर तंत्रीय होता है या स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो क्या होता है? जो तालव्य सा होता है तालु का उच्चारण स्थान होता है। मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। स वर्ष का दंत मूल से उच्चारण स्थान दंत सा होता है। हा स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्र कंठ के भीतर स्थित होता है। और ये सघोष महाप्राण होता है। जो हा होता है वो सघोष महाप्राण होता है और ये तीनों सा जो होते हैं अघोष महाप्राण होते हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? ड ढ, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। उत्क्षिप्त व्यंजन ड ढ होते हैं। ये आप लोग याद रखिए, ड और ढ।
ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनके नीचे क्या होता है, बिंदी रखी होती है। जरीफला, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। नोट में होता है ड ढ। नोट ड ढ हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ड ढ हिंदी के क्या है, विकसित व्यंजन हैं। ये संस्कृत में नहीं थे। ये जो ड ढ हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ये संस्कृत में नहीं थे, ये हिंदी में खोजे गए हैं। आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ड ढ के बारे में पता क्या होना चाहिए, जो ड है उत्क्षिप्त व्यंजन में जो ड है फ्रेंड्स, वो मूर्धन्य है, सघोष और अल्प प्राण है। ड है मूर्धन्य, सघोष और अल्प प्राण है। जो ढ है वो मूर्धन्य तो है, सघोष भी है, लेकिन महाप्राण है फ्रेंड्स। ये आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। जो ड है वो अल्प प्राण है और जो ढ है वो महाप्राण है। ढ क्या है फ्रेंड्स, महाप्राण है। तो आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। नेक्स्ट है आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। आगत या ग्रहित ध्वनियाँ, जो क होता है फ्रेंड्स, क होता है, कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। स्पर्शी कंठ होता है प्लस जीवा मूल, अघोष अल्प प्राण। मतलब अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें वो उस अक्षर का नाम बताइए जो इतने सारे हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि उस अक्षर का चयन करिए जो स्पर्शी है, कंठ है, जीवा मूल है, अघोष और अल्प प्राण है। ये पांचों से संबंधित है। उस शब्द का आप चयन करिए। तो उस वर्ड का आपको चयन करना हो क के रूप में। तो नेक्स्ट है ख। नेक्स्ट क्या है, ख इसमें क्या है, ऊष्म संघर्षी, कंठ प्लस जीवा मूल, अघोष, महाप्राण। अभी क जो था वो सारे यही है, लेकिन वो स्पर्शी था, ये ऊष्म संघर्षी है, वो अल्प प्राण है, ख महाप्राण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ग है ऊष्म संघर्षी। ग क्या है, ख और ग ऊष्म संघर्षी है, कंठ है, दोनों कंठ हैं। जीवा मूल, ये भी जीवा मूल है, लेकिन खा जो है अघोष है, लेकिन ग जो है सघोष है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर आता है। और अल्पप्राण भी है फ्रेंड्स। ग जो है सघोष अल्पप्राण है, जबकि ख जो है अघोष महाप्राण है। तो इसमें आप देखिए क और ग में लगभग समानता मिल रही है। क और ग में लगभग समानता मिल रही है, ख और जा में लगभग समानता मिल रही है फ्रेंड्स। ये आपको देखना है। अब क्या है, ज जो होता है ऊष्म संघर्षी, वर्ष से होता है, सघोष अल्पप्राण। ज जो होता है ऊष्म संघर्षी, वर्ष, सघोष और अल्पप्राण होता है। नेक्स्ट है फ होता है ऊष्म संघर्षी, दंतोष्ठ, अघोष, महाप्राण। फ क्या होता है, ऊष्म संघर्षी, दंतोष्ठ, अघोष और महाप्राण। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वर्णमाला वाला चैप्टर समाप्त होता है फ्रेंड्स। और इसका मैं आपको लेकर आऊँगा प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा फ्रेंड्स एक। ये आप लोग देखिए। अभी इसके बाद में लेकर आऊँ या पहले लेकर आऊँ ये भी पता नहीं, लेकिन तुरंत लेकर आऊँगा, बहुत जल्द लेकर आऊँगा। आप लोगों ने वीडियो को खूब अच्छे से एंजॉय किया और आगे भी एंजॉय करते रहिए। वीडियो को आप लोग अधिकतर शेयर करिए, अधिक लोगों के पास शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मिलते हैं अगले की वीडियो में। अगला चैप्टर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसी पर हम वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए।